हरियाणा के रोहतक में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की के परिवार वालों ने अपनी बेटी और गांव के एक युवक को धारदार हथियार से काट डाला और लड़के की गर्दन काटकर शव को उसके घर के सामने फेंक दिया। और उसके बाद जब लड़की का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो पुलिस को इस बात की भनक लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता की आग को बुझा दिया और लड़की के अवशेष अपने कब्जे में ले लिए और लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गांव के रहने वाले युवक और युवती आपस में दोस्त थे और मंगलवार को वो घर से भाग गए थे। लड़की के परिजनों ने दिल्ली से उन्हें ढूंढ निकाला और उनको वापस गांव लेकर पहुंचे और उसके बाद उन दोनों की हत्या कर दी गई। हालांकि बाद में पुलिस को इस बात की खबर लगी। पुलिस को इस बात की खबर तब लगी जब लड़की का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। हालांकि अंतिम संस्कार के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने चिता की आग को बुझा दिया और जो अवशेष लड़की की शरीर का था उसको अपने कब्जे में ले लिया है पुलिस ने। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से सबको हिलाकर रख दिया है। एक प्रेमी जोड़े को किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है। न्यूज़ 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस मामले में अभी सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग कहां हैं? देखिए, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है और जो मुख्य आरोप है वो लड़की जो है निधि, उसके पिता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही पहले बहला फुसलाकर ये जो जोड़ा था इसको अपने वापस अपने गांव में लेकर आए। अपने घर में लाने के बाद पहले उन्होंने लड़की को बुरी तरह से पीटा, फिर उसकी हत्या की और उसके बाद लड़के की पिटाई की गई और लड़के के घर के सामने ले जाकर उसकी गर्दन काटी गई और उसके बाद उसके शरीर को भी वहीं फेंक दिया गया। इसके बाद ये परिवार चाह रहा था कि लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन गांव के किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में तनाव को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस ने वहां पर मंगवाई और उसके बाद लड़की के शव को जो चिता थी उसमें से बाहर निकाला गया। हालांकि शव आधा जल चुका है, लेकिन फिर भी उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पंचायत है गांव की, उसका ये कहना है कि पंचायत में अभी तक ये मामला नहीं आया था। जो लड़का लड़की है वो मंगलवार की सुबह ही अपने घर से लापता हुए थे और उसके बाद उनको ढूंढा जा रहा था और लड़की के माता पिता, लड़की का जो परिवार था उसने खुद ही मोबाइल लोकेशन के जरिए इनकी लोकेशन निकलवाई, इनकी लोकेशन पता की मोबाइल ट्रैक करके और उसके बाद इनको दिल्ली से बहला फुसलाकर पहले गांव में लाया गया और गांव में लाने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मोहित, लेकिन क्या जो लड़का लड़की भागे थे गांव से, उनको पहले से ही इस बात का शक था कि इस तरह की वारदात उनके साथ हो सकती है, इसलिए वो गांव से भागकर दिल्ली आ गए थे? देखिए, जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो लड़का है धर्मेंद्र और लड़की निधि, ये पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और इनको अच्छी तरह से पता था कि इन दोनों के परिवार ही इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही गांव के रहने वाले थे और एक ही गली में इनका घर था। गली में थोड़ी सी दूरी पर इन दोनों का घर था, तो ऐसे में ये रिश्ता गांव में गलत माना जाता है। रोहतक, भिवानी और झज्जर का जो इलाका है, जहां पर इस तरह से गाँवों में ये कल्चर है कि एक गाँव की लड़की का रिश्ता उसी गाँव के लड़के से नहीं किया जाता है, गोत्र मिलाए जाते हैं और उसके बाद ही रिश्ता किया जाता है। तो इस रिश्ते को लेकर कई बार जो लड़की के पिता थे वो लड़के के पिता के सामने जाकर ऐतराज जता चुके थे, अपना विरोध जता चुके थे, लेकिन फिर भी जो धर्मेंद्र और निधि आपस में मुलाकात कर रहे थे, मिल रहे थे। दोनों ही रोहतक के अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करते थे और वहां पर इनका भी रोहतक में भी मिलना इनका जारी था। अब कहीं ना कहीं जो लड़की का परिवार था उसके लिए अब ये पूरा रिश्ता एक तरह से उनको लगा कि अगर ये शादी हो जाती है तो गांव में और आसपास के इलाकों में उनकी बदनामी हो सकती है। इसी के चलते वो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे थे। ऐसे में धर्मेंद्र और निधि वहां से भागे, गर्नावटी गांव जो है वहां से वो मंगलवार की सुबह वहां से निकले और उसके बाद वो लोग दिल्ली पहुंच गए। उनको उम्मीद थी कि दिल्ली में आकर वो आगे अपना जो रिश्ता है वो शादी कर सकते हैं और आगे कोर्ट से, हाई कोर्ट से मदद भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की का जो परिवार था उसने खुद ही दोनों के मोबाइल नंबर ट्रैक पर लगवाए और उसके बाद उनकी लोकेशन निकाली। हालांकि पुलिस पता कर रही है कि इन दोनों के बारे में जानकारी कैसे परिवार ने निकाल ली और उसके बाद लड़की के पिता और उसके जो परिवार के सदस्य थे वो बहला फुसलाकर दोनों को गांव में लाए कि उन दोनों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन गांव में आने के बाद पहले लड़की की हत्या की गई और उसके बाद लड़के के परिवार को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई और उसके घर के सामने ले जाकर, जो धर्मेंद्र का घर था उसी गली में, उसके सामने ले जाकर उसकी गर्दन काटी गई है। बहुत ही बेरहमी से उसको मारा गया है, पहले उसको बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। तो फिलहाल इसमें पंचायत का रोल तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लड़की के परिवार को रिश्ता गवारा नहीं था, उनको अपनी शान काफी मैटर करती थी और इसी के चलते उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अपनी लड़की की हत्या की और वो लड़का जिसके साथ इस पूरे मामले में जो लड़की का परिवार है उसने लड़का और लड़की का पता कैसे लगाया, उनको ट्रेस कैसे किया, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इसमें किसने उनकी मदद की?
हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जुड़ गए हैं। अजीत जी, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर प्रशासन की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आते हैं। देखिए, पुलिस और प्रशासन की बात तो बाद में करूंगा विद्या, वो हमारे लिए पुलिस प्रशासन की कमियां निकालने का वक्त अभी नहीं है। उससे ज्यादा मैं सामाजिक स्थिति की बात करना चाहूंगा और पुलिस प्रशासन पे भी बात कि पुलिस प्रशासन की विफलता ही है कि लोगों को किसी का डर नहीं होता। लेकिन सबसे पहले सामाजिक स्थिति जरा समझिए। लगातार न्यूज 24 पर पिछले 5 दिन से हम मुहिम चला रहे हैं कि समाज में लड़कियों को लेकर क्या नजरिया है और किस तरह से लड़कियों और महिलाओं की आजादी के खिलाफ या वो किसी तरह से अपनी जिंदगी के फैसले ले सके, उनके खिलाफ तालिबानी मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में हैं। हमने कई दिन तक एक एडवोकेट एपी सिंह का बयान सुना है, जिसमें एपी सिंह ने अपनी बेटी के संदर्भ में कहा कि उनकी बेटी ने अगर किसी से शादी कर ली या अपनी मर्जी से कुछ ऐसा कदम उठाया तो पेट्रोल छिड़ककर जिंदा आग लगा देंगे परिवार के सामने। जो एपी सिंह ने कहा, उसी मिजाज के लोग देश में कितने हैं जरा देखिए। ये तस्वीर बहुत भयावह है और ये जो कहानी है बहुत भयानक है विद्या, क्योंकि जिस ढंग से लड़की के परिवार वालों ने अपनी बेटी को मार पीट कर मौत के घाट उतारकर उसको चिता जला दी, उसकी चिता में झोंक दिया उसको, और उसके बाद लड़के को गर्दन काटकर टुकड़ों टुकड़ों में करके हाथ पैर तोड़कर और उसके बाद उसके घर के सामने फेंक दिया। अब 2 स्थितियां बनती है। दोनों लड़के बालिग थे, लड़के लड़कियां दोनों ने शादी की। उसके बाद शादी के बाद परिवार के एक की उम्र निधि, जो लड़की थी निधि बराक, उसकी उम्र 20 साल थी, धर्मेंद्र बराक जिसकी उम्र 23 साल थी। एक बात हरियाणा में हर समय होता है, जाटों में और खापों में, जो अक्सर हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें जब आती है और ये खबर आती है कि समगोत्रीय शादी में, एक गोत्र की शादी में पूरे गांव वाले वायलेंट हो गए, हिंसक हो गए और लड़का लड़की दोनों को मार दिया, उसी की मिसाल ये है। और ये एक परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, पारिवारिक मूल्यों के नाम पर, उसके नाम पर ये जो इस तरह की मौत के घाट उतारने की परंपरा है, उसी की एक मिसाल है। परंपरा नहीं कहेंगे तालिबानी मानसिकता है, उसी की एक मिसाल है। अब उस लड़के लड़की ने शादी की, उन्हें जब लगा कि वो अपने गांव में सुरक्षित नहीं है, गांव से भाग गए, बाहर कहीं चले गए, छिप गए। उसके बाद किसी ढंग से लड़की के परिवार वालों ने पता कर लिया और उसके बाद उनको ये कन्विंस करके लड़का लड़की को, निधि और धर्मेंद्र को अपने घर बुलाया। अजीत जी, आपको रोक रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता जी, जिस तरह की ये घटना एक बार फिर से सामने आई है, जाहिर सी बात है कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सोच, एक तरह ये जो मानसिकता है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनको रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस तरह की घटनाएं हरियाणा में होती हैं, जब तक इन लोग की गिरफ्तारियां नहीं होंगी और इनको मर्डर नहीं माना जाएगा, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। एक समाज में जो ये घटना हुई है, एक पर्टिकुलर समाज है जो इस तरह की घटनाएं करता है, बावजूद उसके कोई इनको सजा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि सजा ही इसका एक प्रोविजन है कि जब तक सजा नहीं होगी, तब तक केस दर्ज नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं मानती कि कोई फर्क आएगा। ममता जी, इस मामले में जो सामने अभी तक बात आ रही है वो ये कि जो लड़की का परिवार है उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन जो लड़के का परिवार है वो अभी तक चुपचाप बैठा है। वो किसी तरह से ना पुलिस में परिवार गया है, ना किसी तरह का और कदम उसने उठाए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर एक दबाव होता है इस तरह के मामलों में। देखिए, मुझे लग रहा है कि सामाजिक तौर पर दबाव तो है ही सही, साथ में खौफ भी है कि अगर और हम कुछ ज्यादा करेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। इसलिए है खौफ कि कोई सजा नहीं है। अगर जिसने मर्डर किया है, चाहे वो लड़की वाला है या लड़का वाला है, उनको सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कानून के तहत कोई ना कोई सजा तो बनती है, लेकिन इन लोगों को सजा नहीं दी जाती। इसलिए आज भी बेखौफ है और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन ममता जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किस तरह से इस तरह की वारदात को अंजाम देकर ये जो लोग होते हैं वो बच निकलते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सजा इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी सजा एक मर्डरर को मिलती है, चाहे इस केस में 6 लोग इन्वॉल्व हो, चाहे 2 लोग इन्वॉल्व हो। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे केसेस में जब तक सरकार तवज्जो नहीं देगी तब तक काम नहीं चलेगा। शुक्रिया ममता जी हमसे बातचीत के लिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जो लड़के का परिवार है वो चुप बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें अभी भी खौफ है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, किसी तरह से पुलिस में मामले को लेकर पहुंचे, तो जो समाज है, जो गांव है, वो उन पर एक तरह से और हमला बोल सकता है। इसलिए जो लड़के का परिवार है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है।
सही कहा आपने, लड़के का परिवार इसलिए चुपचाप बैठा है कि दोनों की एक तरह की मानसिकता कई बार होती है। लेकिन विद्या, आप मिस कर गए, हमें ममता शर्मा से यह सवाल पूछना चाहिए कि देश में महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग है, इनका क्या काम है? क्या महिला आयोग की महिलाओं में ये दम है कि आज रोहतक जाएं, उस गांव में जाएं? क्या इनमें दम है? क्या सरकार प्रोटेक्शन देगी? क्या ये जाकर वहां महिलाओं से और लोगों से मिलेंगी? ये लोग भी दिल्ली से फोन पर बात करते हैं, लेकिन जहां ऐसी स्थितियां हैं वहां महिला आयोग क्यों नहीं पहुंचता है? और अगर महिला आयोग के जो सदस्य हैं उसे टेलीविजन चैनल पर डिबेट करने के लिए हैं या अपनी राय रखने के लिए हैं, तो माफ करिए, इस देश में फिर महिला आयोग की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है महिला आयोग को भी मजबूत किया जाना चाहिए, एम्पावर किया जाना चाहिए, ताकि देश में जहां ऐसी सामाजिक स्थिति, ऐसी घटना होती है, वहां जाकर जागरूकता का अभियान चलाएं। लेकिन ये पहलू एक बहुत बड़ा पहलू है कि उन्होंने ये बात बहुत संजीदगी की समाज की, लेकिन महिला आयोग की भूमिका क्या है उसके बाद, ये एक सवाल है। दूसरी बात जो आपने कही, लड़के का परिवार मौन है। लड़के का परिवार मौन होगा क्योंकि वहां कई बार हमने ऐसी घटनाएं बीते 20 सालों में कम से कम 25 घटनाएं देखी है जब लड़का लड़की का दोनों का परिवार शामिल है। और लड़की का परिवार जब कत्ल करता है लड़का लड़की दोनों को, प्रेमी जोड़े को, कपल को, लड़के वाले एफआईआर नहीं दर्ज कराते या चुप कर रहते हैं क्योंकि उनकी भी मानसिकता इस तरह से है कि समान गोत्र में शादी है, अपराध है। दर्शकों को फिर से बता दूं, लड़की का नाम निधि बराक है, लड़के का नाम धर्मेंद्र बराक है। इसका मतलब माना जाए दोनों जाट समुदाय से हैं और इसका ये मतलब माना जाए कि दोनों समगोत्रीय हैं। और यही एक मिजाज है, ये एक ऐसी मानसिकता है कि ठीक है, आपकी एक परंपरा है, आप इसका ऐतराज कर सकते हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों में भी है कि एक गोत्र में शादी को लोग सही नहीं मानते हैं, परंपरा के खिलाफ मानते हैं, संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। ये सब एक तरह से मानी जा सकती है क्योंकि किसी की परंपरा है, हमको उस पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। लेकिन अगर किसी ने शादी की उस परंपरा को तोड़कर, तो क्या आप उसको इस तरह से जिंदा जला देंगे, गर्दन काट देंगे, चिता के हवाले कर देंगे? सवाल इस मानसिकता का है। और दूसरी बात, इसमें दिलचस्प बात यह होगी कि अभी तक हुड्डा को सरकार जिनकी है, उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है? ऐसी कत्ल की ऐसी वारदातें इसलिए होती है कि सरकारों में बैठे लोग भी वोट बैंक की खातिर, क्योंकि उन्हें लगता है इस बीच ममता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अगर आप उनसे सवाल करना चाहें। ममता जी, मैं ये सवाल करना चाहूंगा, माफ करिए, आपने जो कही बात सामाजिक स्थिति की और पुलिस की, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि महिला आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर इस तरह की वारदातें होती है तो क्या लगता नहीं कि महिला आयोग सबसे पहले आपको अभी तुरंत घंटे भर के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा को चिट्ठी लिखनी चाहिए, मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से वहां सख्ती के इंतजाम होने चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज ममता जी, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, अभी की स्थिति यह है कि हम न्यूज चैनल की तरफ से अगर अपने रिपोर्टर और ओवी वैन भेजना चाहें उस गांव में, हम नहीं भेज सकते। हमारा रिपोर्टर असुरक्षित होगा क्योंकि वहां लोग इतने वायलेंट होंगे, और वायलेंट इतने होंगे, इसका मतलब क्या पुलिस प्रशासन वहां पंगु लाचार है कि पुलिस उस भीड़ के हवाले पुलिस अपने को खुद को कर देती है? इसके लिए महिला आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, महिला आयोग लगातार इस बात के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करता रहा है कि खास पंचायतों का या कौन सी भी पंचायतों का जो ये ऑनर किलिंग वाला फैसला है, ये किसी तरह खत्म होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हमने सरकार को भी कई बार इस बात की चिट्ठियां लिखी हैं कि ये जो आपके ऑनर किलिंग होता है, इसको किसी तरह बंद करिए। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे केसेस में क्या करे। तो ममता जी, मैं अभी 5 मिनट पहले भी, मेरी सुनिए आप, मैं 5 मिनट पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि ऐसे केसेस में एक ही इलाज है कि मर्डर की तरह गिरफ्तारियां हो और गिरफ्तारियों के बाद उनको सजा मिले, बिल्कुल सही करें। इस तरह के केसेस जो है वो होना खत्म हो जाए, कम हो जाए। सही है ममता जी, लेकिन आपको निंदा करनी चाहिए सरकार की लिखित बयान के तौर पर महिला आयोग की तरफ से, क्योंकि आप महिला आयोग, महिलाओं के अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए महिला आयोग है, तो महिला आयोग को फिर निंदा करनी चाहिए कि हमारी बात नहीं सुनती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार या हरियाणा सरकार या जो भी सरकार है, और इसके निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसमें मैं आपके विचारों पे नहीं जाऊंगी, वो हमें करना है कि हमें क्या करना है वो हम बिल्कुल आप करिए ममता जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महिला आयोग है, जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। और अगर कहीं किसी राज्य में हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो महिला आयोग का काम क्या है? सिर्फ बयान देकर या ये कहकर कि वहाँ सरकार नहीं कर रही उसके बाद चुप बैठ जाना? ये तो हम खुद कर रहे हैं, हम तो खुद ही आपसे कह रहे हैं कि हमारे प्रयास कोई कम नहीं है पहले भी, और हम वापस से राज्य सरकार और पुलिस से बात करेंगे
कि आखिर ऐसे केसेस में आप केस दर्ज करके इनको सजा क्यों नहीं देते? तो लेकिन ममता जी, जो प्रयास है उसके नतीजे क्या कभी आपको दिखे हैं, क्या नजर आए हैं उसके नतीजे? ममता जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ममता जी, फिर आखिरी सवाल है कि इस केस में जो खबर है, मैं फिर दर्शकों को बता दूं कि निधि बराक नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल थी, बालिग थी, धर्मेंद्र बराक नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी, दोनों बालिग थे। उन्होंने शादी की, रोहतक के इलाके की, जिले की एक कोलानौर इलाके की घटना है। शादी के बाद परिवार और गांव वालों के डर से भाग गए। परिवार वालों ने फिर लड़की के परिवार वालों ने किसी ढंग से बहला फुसला कर दोनों को बुलाया। पहले अपनी बेटी को मार कर चिता के हवाले कर दिया, फिर लड़के को मार पीट कर, हाथ पैर तोड़कर, गर्दन काटकर उसके घर के बाहर फेंक दिया। ममता जी, सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस घटना में जो अभी की घटना है, ताजा घटना, इसमें महिला आयोग अभी से लेकर अगले 2 घंटे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारी आज मैं मुजफ्फरनगर के दौरे पे हूँ। मैं मुजफ्फरनगर जा रही हूँ और 1-2 दिन में हम अपनी कमेटी बना के जरूर भेजेंगे। घटना की पूरी तहकीकात होगी और हमारी रिकमेंडेशन सरकार को जाएंगी कि इस तरह के केसेस में गिरफ्तारियां भी हो, सजा भी हो। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जवान बच्चों को वहाँ लोग मार रहे हैं और हम अपनी आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ममता जी, अजीत जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। हो गया, बहुत बोल दिया मैंने। ममता जी, आखिरी सवाल, आपकी कमेटी जाएगी, हर बार ऐसी घटनाओं में आपकी कमेटी जाती है, कमेटी जाएगी, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और वो रिपोर्ट सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी। क्या इससे, इस खाना पूर्ति के अलावा इसमें कुछ आगे बात? ममता शर्मा का फोन कट गया है, फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया।